फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखते हैं स्लोप और जो डिफ्लेक्शन जैसा कि हम लोग देखे थे वो हमारा कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तो किस किस तरीके का मेथड्स अवेलेबल है, कौन से मेथड को चूज करना है और क्यों करना है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा हुआ था कि जो स्लोप और डिफ्लेक्शन की बात चल रही थी, किस पॉइंट पे आपका जीरो होता है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। और डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए पहले हमको स्लोप और डिफ्लेक्शन के बेसिक्स को समझना जरूरी था। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वहां से एक बार देख के डेफिनेटली आप इन चीजों को कंफर्म करिए कि स्लोप और डिफ्लेक्शन होता क्या है। अदरवाइज ये टॉपिक समझ में तो आएगा लेकिन आगे चल के आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और देखिए, अगर मैं बात करूं मेथड टू फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, तो हमारे पास किस किस तरीके के मेथड्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, बेसिकली तीन तरीके के मेथड्स को यूज किया जाता है। उसमें अगर हम लोग फर्स्ट देखते हैं, दैट इज द डबल इंटीग्रेशन मेथड। ये हमारे पास पहला मेथड है, दैट इज द डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, ये हमारे पास पहला। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो सेकंड हमारे पास है, दैट इज द मैकॉलिस मेथड। जो हमारे पास सेकंड मेथड है, दैट इज द मैकॉलिस मेथड। और जो हमारे पास थर्ड मेथड है, दैट इज द वेरी पॉपुलर मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड। देखिए, दो चीजें आपको मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं। अगर आप सेमेस्टर्स एग्जाम्स के अंदर हैं तो डेफिनेटली ये सब आप तीनों के तीनों मेथड पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेसिकली प्रीफर कर रहे हैं आइदर फॉर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो वहां पर आप डेफिनेटली मोमेंट एरिया को प्रीफर करिए। ये सबसे आपको कम टाइम में चीजें फास्ट रिजल्ट देगा, गलती होने के चांसेस भी कम है। बात करते हैं कि कहां पर किसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, जो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड है, ये आपका जो मेथड है ये वहां पर बेसिकली प्रीफर्ड किया जाता है जहां पर किसी बीम के अंदर सिंगल लोड रहता है। सिंगल लोड करने का मतलब ये कि मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये बीम है और इस बीम में मान लीजिए सिंगल आपका पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में प्रीफर किया जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल ये बाउंडेड है कि उसी के लिए यूज करना है, ये आपका प्रीफर्ड है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड जो दिख रहा है, इट इज द प्रीफर्ड फॉर, देखेंगे अगर तो प्रीफर्ड फॉर सिंगल लोडिंग कंडीशन। ठीक है, प्रीफर्ड फॉर सिंगल लोडिंग कंडीशन। ठीक है, और ये बेसिकली आपका प्रीफर किया जाता है किस किस टाइप्स के बीम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रीफर्ड फॉर कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम। हालांकि हमको इसी बीम के बारे में लेकर बात करना है। तो एक हमारे पास जो कैंटिलीवर बीम है और दूसरा हमारे पास दैट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। ये दोनों तरीके का जो आपको बीम दिख रहा है वहां पर ये चीजें प्रीफर की जाती है, दैट इज द डबल इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा अगर मैं बात करूं मैकॉलिस मेथड को लेकर, मैकॉलिस मेथड में क्या है, जहां पर आपका एक से ज्यादा लोड एक्ट करता है उस केस में इस मेथड को यूज करना ज्यादा कारगर है, ज्यादा बेस्ट और इफेक्टिव मेथड बोल सकते हो। मतलब यहां पे अगर मान लीजिए आपका ये बीम है, तो सपोज मान लीजिए कि यहां पर आपका यूडीएल भी आ गया और यूडीएल के साथ मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू लोड भी आ गया, या हो सकता है कि आपका एक बीम ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि नंबर्स ऑफ पॉइंट लोड आपके दो लोड एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का अगर आपको सिनारियो क्रिएट होता है तो उस कंडीशन पे हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द मैकॉलिस मेथड। और मैकॉलिस मेथड के अंदर अगर आप देखोगे तो इट इज प्रीफर्ड फॉर, ठीक है, तो नो डाउट सिंगल लोड के लिए आपका प्रीफर किया जा सकता है। ठीक है, इट इज द प्रीफर्ड फॉर मोर देन टू लोड्स, प्रीफर्ड फॉर मोर देन टू लोड्स, मोर देन टू लोड्स। ठीक है, तो जब आपके दो लोड से आपके ज्यादा, टू और मोर देन वन लोड कर देते हैं। ठीक है, मतलब सीधा सीधा आपका एक लोड से ज्यादा, मतलब दो या दो से आपका ज्यादा लोड है तो वहां पर प्रीफर किया जाता है मैकॉलिस मेथड को। अब नो डाउट दो या दो से ज्यादा लोड के लिए तो आप सिंगल लोड के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये डबल इंटीग्रेशन मेथड को अगर आप मल्टीपल लोड के लिए अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, चीजें पेचीदा हो जाएगा।
ठीक है। और थर्ड अगर मैं बात करूं दैट इज द मोमेंट एरिया मेथड, और ये मोमेंट एरिया मेथड बिल्कुल आप बोल सकते हो रामबाण चीज है। तो मोमेंट एरिया मेथड जो हमारा ये भी आपका यूज किया जाता है प्रिफर्ड फॉर जो आपका सिंगल लोडिंग है, लेकिन मल्टीपल लोडिंग में भी आप यूज कर सकते हो बट कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ बात करेंगे यहां पर। तो ये जो आपका मोमेंट एरिया मेथड है तो आप बोल सकते हो बेस्ट मेथड फॉर, बेस्ट का मतलब ये है कि इजी है, ठीक है। बेस्ट मेथड फॉर यहां पर बेस्ट मेथड फॉर सिंगल लोडिंग कंडीशन, ठीक है, सिंगल लोडिंग कंडीशन। और दूसरा अगर हम लोग बात कर सकते हैं मल्टीपल लोडिंग में भी, मतलब आप मल्टीपल लोडिंग में भी डेफिनेटली यूज कर सकते हो लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के साथ, क्योंकि इसमें अगर चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। कुल मिला के कंक्लूजन अगर मैं आपको ये दूं तो अगर चीजें जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है तो वहां मैकॉलिस मेथड यूज होगा। हमको जो पढ़ना है हमारे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि हम देखें तो अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जाए या कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाओगे तो जो मैं आपसे मोमेंट एरिया को लेकर बात करने वाला हूं यहाँ पर चीजें आपको पूरी क्लियर कट दिखेंगी और यहाँ से चीजें आप वन बाय वन हम लोग स्टेप से आगे बढ़ सकते हो। इजी मेथड है, गलती होने के चांसेस कम है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा फाउंडेशन ये है क्या कि आपको यहाँ पर मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आता है तो कान पकड़ लीजिए, ये आपका मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है, इसके पहले चैप्टर में मैंने काफी डिटेल में और पूरे चीजों को कवर करके आपको बताया हुआ है अलग अलग केस के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना। तो सबसे पहला चीज कि यहाँ पर मुझे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। तो क्या मुद्दे की बात है कि क्या यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं? तो देखिए यहाँ से आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो मोमेंट एरिया मेथड से आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, चीजें बन जाएंगी। एक बार एग्जाम में यहाँ से कुछ चीजें पूछी हुई है, उस चीजों को मैं आपको पैरेलली डिस्कस कर देता हूँ कि जो चीजें यहाँ से पूछी गई है। बाकी हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने का तरीका हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से ही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और आगे की अगर मैं कहानी की बात करूं तो आगे आपको जो भी चीजें मिलेंगी इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे बात करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है तो इसमें कुछ चीजें आपसे एग्जाम से पूछी जाती हैं। तो एक बार देखते हैं हमारे पास सबसे पहला चीज, तो इसके अंदर आपने देखा है कि ये हमारा कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए प्रीफर्ड है, ठीक है, जो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड है। दूसरा देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कुछ कुछ रिलेशंस है जो आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो उसको लेके हम लोग बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड में एक रिलेशन है जो हमको रिलेशन से याद करके रखना है, ठीक है। याद भी रखने की जरूरत नहीं, आया हुआ इसको याद आपको नहीं रखना है। वो रिलेशन हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू 1/r, और 1/r इक्वल टू हमको क्या मिलता है, विच इज इक्वल टू d2y/dx2, ठीक है। ये जो हमारे पास आया हुआ ये आपका आया हुआ कंडीशन, लेकिन इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अगर हमको रिलेशन में देखे और मैं जैसे स्लोप को लेकर बात करता हूं तो स्लोप को बेसिकली हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, विच इज इक्वल टू dy/dx, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी बीम के अंदर भी देखना चाह रहे हैं तो आपको चीजें दिख जाएंगी। ये आपका जो कैंटिलीवर बीम है इस तरीके से आपका डिफॉर्म होता है, और ये जो आपका डिफॉर्म होगा तो यहाँ पर अगर किसी पॉइंट पे मुझे चाहिए होगा तो ये आपको मिलेगा थीटा, और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ विच इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आप देखोगे तो dy है, तो डेफिनेटली यहाँ पर dy/dx। अब यहाँ पर देखिए जो स्लोप को लेकर बात करते हैं, अगर मेरा tan थीटा बहुत ही स्मॉल है तो यहाँ पर tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू dy/dx। कहानी कुछ समझ में आया? जो थीटा है थीटा इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, dy/dx। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं क्या कि ये जो हमारे पास थीटा आया हुआ है, अभी मेरे पास बेंडिंग मोमेंट डेफिनेटली यहाँ पे आपका बेंड हो रहा है। अच्छा यहाँ पे जो मैं r लिख रहा हूँ, व्हाट इज r, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको क्लियर होगा। ये जो हमारे पास है व्हाट इज r, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमने बेंडिंग मोमेंट में बेंडिंग स्ट्रेस में देखा था, ठीक है। क्या था बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन था, क्या था, m/i which is equal to sigma by y, that is the bending stress, sigma b which is equal to E/r, यही तो था। यहाँ पे आप क्या करिए, रिलेशन को दोनों को पकड़िए। जब आप ये दोनों को पकड़ोगे तो आपको चीजें क्या दिखेंगी, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, m, यहाँ पर एम आर या r की वैल्यू निकालिए, ये दोनों इक्वेशन है तो r की वैल्यू क्या मिलेगी, डेट इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा देखो m
बाई ई आई क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है m बाई आई विच इज इक्वल टू e बाई आर, यही हमको मिला है। आप यहां से r की वैल्यू निकालो, r की वैल्यू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू e आई बाई एम। ठीक है, हमको क्या है 1 बाई आर, अगर आप यहां से देखोगे तो 1 बाई आर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू m बाई ई आई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशंस को लेकर बात करूं तो देखो, ये मान लीजिए कि मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के साथ अगर मैं इक्वेशंस को लेकर बात करूं तो क्या चीजें मिलेंगी, ये आपको मिलेगा d2y बाई dx2, ये अगर हम लोग देखें तो ये हमको मिलेगा क्या, d2y बाई dx2 विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा m अपॉन ई आई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं m निकालना चाहता हूं तो फाइनली m इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई आई d2y बाई dx2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या m, तो m इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू ई आई d2y बाई dx2। ये आपका फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी 1 से 2 बार आपसे एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये हमारे पास मोमेंट के लिए आया है d2y बाई dx2। अब बात है कि इसका देखिए आपको अल्टरनेट ऑप्शन भी देगा, तो यहाँ पर मैं अभी आपको 2-3 रिलेशन और निकाल के दे रहा हूँ, यहाँ से वो चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है। कैसे, नेक्स्ट अगर बात करें तो हमको पता है क्या कि जो हमारे पास शियर फोर्स होता है F इक्वल टू क्या होता है, dm बाई dx होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ शियर फोर्स को तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा d बाई dx, और यहाँ पे मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मोमेंट हमारे पास क्या आएगा, विच इज इक्वल टू ई आई, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा d2y बाई dx2, यही तो मिलेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली शियर फोर्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ई आई, और यहाँ पे आप देखोगे तो d3y डिवाइड बाई dx3, ये है। तो ये जो फाइनली हमको मिला दिस इज द शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के लिए अगर आपसे रिलेशन पूछता है तो ई आई d3y बाई dx2 हो गया। ठीक है, एक और रिलेशन हमारे पास आता है अगर आपको पता हो क्या, कि जो हमारे पास लोड होता है, ठीक है, दैट इज द माइनस डब्ल्यू, तो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, df बाई dx, यही तो लिखते हैं। जो आपके पास लोड आता है उस लोड को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डब्ल्यू जो लिखते हैं, माइनस लोड को क्या लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं क्या, df बाई dx। अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे रिलेशन निकालना है और कुछ नहीं, तो ये आपको जो आएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू या डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ले लेते हैं, d बाई dx तक तो कहानी ठीक है। f जो आपकी वैल्यू दे रही है ई आई, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल रहा है ई आई, और ये आपके पास है d3y डिवाइड बाई dx का क्यूब, d3y डिवाइड बाई dx का क्यूब। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा w इक्वल टू ई आई, तो आपका बाहर आ चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो d4y, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो d4y डिवाइड बाई dx का 4। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन आया है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर चीजें क्या क्या याद रखनी है, तो एक तो हमको ये चीज याद रखना है जो हमारे पास मोमेंट की कहानी आई हुई है, दूसरा हमारे पास शियर फोर्स का आया हुआ है दैट इज द d3q बाई dx3, और ये नेक्स्ट हमको मिला हुआ है w की कहानी जो कि आपका d4y बाई dx4 मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें थी जिसको लेकर मैंने बात किया हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास लोडिंग कंडीशन आता है, उस लोडिंग कंडीशन के साथ आपका जो r दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की कहानी क्या होगी, इसको भी मैं आपसे पैरेलली डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए ये आपको क्लियर है यहाँ तक, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड आपका मैकॉलिस था, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, मोमेंट एरिया के लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इसमें मैं अभी आपसे आगे क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपका लोड लगता है तो उसके बाद जो उसका इलास्टिक कर्वेचर बनता है, वो इलास्टिक कर्वेचर आपका किस तरीके का बनता है उस पर मैं बात करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कोई कैंटिलीवर बीम है तो उस कैंटिलीवर बीम में या तो आपका हो सकता है कि लोड लग रहा हो, मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है विथ नो लोड कंडीशन, ये मेरे पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम की ही कहानी यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, दिस इज द कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम में अगर मैं बात करूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेकर बात करूंगा, और ये जो फर्स्ट केस है दैट इज द नो लोड कंडीशन,
ये जो आपका फर्स्ट केस है, दिस इज द नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन पे अगर आप देखेंगे तो इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, तो डेफिनेटली हमको पता है क्या कि इसका अगर शियर फोर्स निकालेंगे तो 0 आएगा। दूसरा चीज, अगर हम लोग यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो डेट इज ऑल्सो 0। बेंडिंग मोमेंट अगर निकालेंगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि कैंटिलीवर बीम में अगर मान लीजिए कि हमारा पॉइंट लोड आ रहा है या कंसंट्रेटेड मोमेंट, फर्स्ट केस था ये। सेकंड केस हम लोग क्या ले रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम में इस कैंटिलीवर बीम में आपको कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है। कंसंट्रेटेड मोमेंट मतलब ये एक्ट कर रहा है। तो अगर आपका ये एक्ट कर रहा है ना, तो देखिए बैंड कैसा होगा उसको देखते हैं। ये जो आपका बीम है ना, कंसंट्रेटेड मोमेंट है, बिल्कुल ऐसा बैंड होगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, तो ये आपको जो इलास्टिक कर्वेचर आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल आपको क्या है, ये जो आपको दिस इज द, हमारे पास क्या है, दिस इज द इलास्टिक कर्वेचर। ठीक है, ये हमको क्या मिलेगा, इलास्टिक कर्वेचर। ये आपको बिल्कुल रेडियस के फॉर्मेट पे मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पे आपको जो भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो आपको आएगा, तो जो इलास्टिक कर्वेचर की अगर बात करूं तो ये इलास्टिक कर्वेचर आपको कैसा दिखेगा, सर्कुलर। ठीक है, ये आपको कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेकर। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी पूरी चीजें कहानी चल रही है, ये हमारा किसके लिए चल रहा है, दैट इज द फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं, एग्जाम में अभी तक पूछा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ट्विस्टिंग करके दे दे, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इलास्टिक कर्वेचर में सर्कुलर कब बनता है, जब आपका कैंटिलीवर बीम के अंदर कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट करता है। ठीक है, तीसरा कहानी हमारे पास ये हो सकता है क्या, इस पॉइंट पर मोमेंट एक्ट किया है। तीसरा कहानी हो सकता है कि अगर मान लीजिए इस पे हमारा पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, ये हमारा बीम है और इस बीम पे आपको क्या है, पॉइंट लोड आपको एक्ट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपका पॉइंट लोड एक्ट किया, मान लीजिए डब्ल्यू लोड एक्ट किया, तो इस टाइम कर्वेचर कैसा होगा, डेफिनेटली कर्वेचर तो होगा, लेकिन ये आपका सर्कुलर नहीं होगा, नॉन सर्कुलर आर्क बनेगा। जैसे यहाँ पर हमने बात किया था, ये आपको क्या बना था, सर्कुलर आर्क बना था। उसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करोगे तो ये आपका है इलास्टिक कर्वेचर, और इलास्टिक कर्वेचर में ये जो आपको मिलेगा, दिस इज द नॉन सर्कुलर आर्क। ये जो आपको मिलेगा, दिस इज द नॉन सर्कुलर आर्क। ठीक है, कहानी कुछ समझ में आया। मतलब यहाँ पर जो कैंटिलीवर बीम है, तो उस पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट पे भी हमने बात किया था। बेंडिंग मोमेंट के अंदर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या समझा था कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई बीम है और इस बीम में अभी क्या है, इसका अगर लॉन्गिट्यूडनल या जो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है वो आपको दिख रहा है, तो बीम आपका क्या होगा, जब बैंड होगा तो बैंड होगा तो क्या होगा, कुछ बीम इस तरीके से आपका एक्सिस बनेगा। तो एक्सिस बनेगा तो ये जो आपको जो जिस रेडियस के अबाउट वो बैंड होता है ना, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही तो था रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी कर्वेचर की बात हो रही है। तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कंसर्न आपका मान लीजिए पॉइंट लोड लग रहा है किसी कैंटिलीवर बीम के अंदर, तो वहां पे लोड लगाने के बाद वो जो आपका आर्क बनेगा वो आर्क कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल आपको सर्कुलर आर्क मिलेगा। कब, जब आपका कैंटिलीवर बीम में कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो डेफिनेटली आपका जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट लोड एक्ट करने के कारण जो आपको बनेगा, दैट इज द नॉन सर्कुलर आर्क बनेगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास चीजें फ्रेंड्स, कुछ चीजें थी जिसको लेकर हमने बात किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।